કે એ પ્રશ્નો અંદર થયા એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે અત્યાર સુધી ગઈકાલે પણ જોયું તો ગઈકાલે જે બધા પ્રશ્નો આવ્યા એ બધા હું તમને કહું કે સામાન્ય માણસને જીવનમાં અત્યારે જે જે વસ્તુઓની પ્રોબ્લેમ્સ છે કે એ બધાના રિલેટેડ પ્રશ્નો કરતાં વધારે બધા પેલા પ્રશ્નો આવેલા છે. તો એમાં જે ગોષ્ઠીમાં ઇન્વોલ્વ થઈને અત્યારે તમે શું છે કે તમારા પોતાને કોઈ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ક્લેરિટી હોય તો પણ કરી શકશો, અને એના સિવાય તમારા અંદર જે મગજમાં અત્યારના લેવલે ચાલી રહ્યું છે તો એનાથી એક સ્થિતિ એ પણ ખબર પડશે કે ભાઈ કેટલી ગ્રીપ કે કેટલી પકડ આપણને આવેલી છે આ વસ્તુ પર. તો એમાં અમુક પ્રશ્નોનું જે ડિસ્કશન થયા હતા એ મારે અહીંયા ડિસ્કસ એના માટે કરવા છે તો લોકોને એક કનેક્શન ફીલ થાય કે ગઈકાલે જે બધી વસ્તુઓ થયેલી હતી એમાં આખા દિવસમાં અત્યારે શું શું લોકોના મગજમાં પ્રશ્નો ઉદ્ભવેલા. એક પ્રશ્ન ગુંજનભાઈએ બહુ સરસ ગઈકાલે કર્યો હતો. એમાં એમનું એવું કેવું છે કે અત્યારે આપણે આ બધી વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં છોકરાઓને હું તમને કહું કે આ સારું શિક્ષણ આપણે આપવું જોઈએ, શિક્ષણની આપણી અપેક્ષાઓ આવી છે બરાબર, અને કરંટ શિક્ષણ એનું થોડું એ રીતે નથી ચાલી રહ્યું, અને કરંટ શિક્ષણમાં અને અત્યારના શિક્ષણ આપણે જે અપેક્ષા છે એ બંનેમાં એક વિરોધાભાસ ચાલી રહ્યો છે. તો આજની એજ્યુકેશન સિસ્ટમ તો એ જ ડિમાન્ડ કરે છે કે ભાઈ મારે માર્ક્સ જોઈએ છે છોકરાઓને. અત્યારે જે છોકરો સારા માર્ક્સ લાવે છે એને અત્યારે આગળ વધારે મળે છે. હું તમને કહું જોબ લેતી વખતે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હું તમને તમારી માર્કશીટ કેલ્ક્યુલેટ ના થતી હોય પણ એ વખતે પણ એક ટેસ્ટ કે એવું જ કંઈક થતું હોય છે કે જે અલ્ટિમેટલી એ માણસ શું છે, માણસ કેવો છે એના કરતાં વધારે એના જે માર્ક્સ કેટલા છે એના ઉપર જ આગળ જાય છે. तो हमारे અત્યારે આવા સિચ્યુએશનમાં શું કરવું, ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, ये एक प्रश्न उद्भवा था कि करंट एजुकेशन सिस्टम तो मार्क्स से डिमांड कर रही है तो अभी हम अपने बच्चों के लिए क्या करें. तो ये काफी गहरा और अच्छा प्रश्न था जिसका जवाब शायद से श्रवण कुमार जी देंगे, लेकिन ये प्रश्न दूसरा एक क्वेश्चन था कि अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कि सुविधा के बारे में तो काफी ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि जैसे अभी एक मैसेज ऐसा गया कि सुविधा मतलब कि अच्छा नहीं है. सुविधा के मामले में एक थिन लाइन है कि ये ज्यादा सुविधा है, ये मैंने ज्यादा शोषण कर लिया, ये तो मैंने संग्रह कर लिया. किस पॉइंट पे ऐसा कहा जाए कि ये मेरे लिए ठीक है और ये मेरे लिए ठीक नहीं है. जैसे कि रात को एसी चला करके लोग सोते हैं और कुछ लोगों को एसी नहीं मिलता, तो क्या कह सकते हैं कि एसी चलाना ठीक है कि नहीं है. रोज की रोज लाइफ में अगर बात करेंगे तो व्हीकल की बात करेंगे या तो फिर किसी भी चीज की, तो गाड़ी की बात करते हैं तो गाड़ी लेना ठीक है कि नहीं है. तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट से हम लोग ये बाइफर्केशन कर पाए कि सुविधा ठीक है कि नहीं है. तीसरा एक प्रश्न ये था कि संग्रह अच्छा है कि बुरा है. वैसे देखा जाए तो अभी एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है कि इनसिक्योरिटी में अभी मैं संग्रह नहीं करूंगा तो कल जाके मेरा मेडिकल आएगा, या तो फिर कल मेरे बच्चों का शिक्षण की बात आएगी, या तो फिर कोई ना कोई बेटी की या तो फिर बेटे की शादी की बात आएगी. तो कोई ना कोई आगे प्रसंग या तो फिर ऐसे आने ही वाले हैं. तो फिर संग्रह का क्या करें. तो संग्रह अच्छा है कि बुरा है, नहीं करेंगे तो फिर वो इनसिक्योरिटी सी रहती है. वो एक क्वेश्चन था. दूसरा एक क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे सारे किसानों में ऐसा चला हुआ है कि आत्महत्या हो रही है और किसान नहीं मतलब उत्पादन नहीं करना चाहते, लोग खेती में से बाहर निकलना चाहते हैं. तो जब हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं कि साधन पर्याप्त है, हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं तो खेती कोई करेगा ही नहीं तो पर्याप्त कैसे रहेगा, वो एक क्वेश्चन आया था. खाने में हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई 18,000 किलो गेहूं की जरूरत है एक आदमी को अपनी पूरी जिंदगी में. तो 18,000 किलो उत्पादन अगर होगा ही नहीं, अपन 700 मतलब जैसे कि 700-800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, तो उनकी अगर 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उत्पादन होगा ही नहीं, उतना खेती लोग करेंगे ही नहीं. तो फिर हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि ये पर्याप्त है. तो ये 3-4 क्वेश्चंस आए थे. दूसरा हम लोगों ने कल एक एक्सरसाइज ये किया था कि जब हम लोग सुविधा की बात कल कर रहे थे तो यहाँ पर जैसे पशु चेतना से मानव चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन की एक बात हो रही है.
तो पशु चेतना में सुविधा तो है ही, वैसे मानव को भी अपने शरीर की जरूरियात के लिए सुविधा की जरूरत है। तो मानव को सुविधा की जरूरत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक सम्मान और उसको समझ की भी अपेक्षा, मतलब है कि उसको अपेक्षा है कि मेरे को सम्मान मिले और मेरी समझ बढ़े। तो पशु चेतना से मानव चेतना में हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रहे, तो उसमें सुविधा में एक पॉइंट ये था कि सुविधा पशु के लिए अपने मतलब रहने के लिए या तो फिर खुशी, मतलब जो उसका पूरा जीवन है वो जीवन में रहने के लिए उसको पर्याप्त है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर बताया। तो जब मानव की बात कर रहे हैं तो मानव के केस में वही सुविधा पर्याप्त कैसे मतलब हो पाएगी, मतलब जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने एक एक्सरसाइज ये किया था कि अपने यहाँ पर हम लोग खुद अंदर ही देख सकते हैं कि जैसे कोई ऐसी चीज की कोई ऐसी घटना जिससे मैंने ऐसा सोचा था कि ये चीज मेरे पास आ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, या तो फिर मेरा जो सारा दुख है वो चला जाएगा, मेरे पास कोई एक वस्तु ऐसी आ जाएगी। तो ऐसी वस्तु अपने दिमाग में सोचिए कि जो वस्तु आपके पास आई और आप हमेशा खुश रह लिए। तो ज्यादातर क्या मतलब वो किसी के पास हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि वस्तु से निरंतर सुख तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन ये एक एक्सरसाइज हुई थी कि भाई ऐसा कौन सी चीज है कि जैसे कि फोन है, तो मैंने ऐसा सोचा था कि भाई ये फोन मेरे पास आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो फोन आया, 10 दिन खुशी रही, अच्छा लगा, और फिर वो 10-15 दिन के बाद वो फिर से वो नॉर्मल होने लगा। तो जैसे हम लोग जो बोल रहे हैं कि मनुष्य को अपनी तृप्ति के लिए वस्तु या तो सुविधा हमेशा सुखी रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस चीज का एक एक्सरसाइज हुआ था कि वो अपने हिसाब से ऐसा सोचे। तो ऐसी गोष्ठी में ऐसा हुआ था और काफी लोगों के कॉन्सेप्चुअल डाउट भी थे, तो वो कॉन्सेप्चुअल डाउट में भी क्लैरिटी हुई थी। तो कल से जो कुछ भी हुआ तो उसका एक हम लोग एक समरी फिर से ले लेते हैं, तो वो लोग कनेक्शन फील कर पाए। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जब बात शुरू की तो शुरुआत में ही हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था श्रवण कुमार जी ने कि सबसे पहले जो चीज है वो माननी नहीं है, उसको जानना है। तो जब हम लोग इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट बहुत गहरा है, और गहरा इस संदर्भ में है क्योंकि जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा कि ये भी चीज मैं मान के बैठा हूं, तब तक हम लोग इसमें से જે માણવાની અને જાણવાની વાત છે, માનવાની અને જાણવાની, તો માનવાની જે વાત છે એમાં અત્યારે એક એ એકદમ જ ડિફરન્સિએશન ફેક્ટર જે છે, તો એ આ શિબિરનો એકદમ એકદમ માઇન્યુટ પોઈન્ટ છે પણ એકદમ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે હું અત્યાર સુધી કેટલી વસ્તુઓ માનીને બેઠો છું અને સામે મારે જાણવાનું છે। અને એમાં આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આપણે શ્રવણ કુમારજીએ લીધેલો કે ઇકોનોમિક્સમાં અને અર્થશાસ્ત્રમાં અત્યારે આપણને જે બધી વસ્તુઓ ભણાવવામાં આવે છે, તો એમાં કે આપણી આવશ્યકતાઓ એ અસીમ છે અને સાધન એ સીમિત છે, આપણને એવું ભણાવવામાં આવે છે। અને ગઈકાલે આપણે એ જ વસ્તુના આપણે ઘઉંનું એક્ઝામ્પલ લઈને આપણે એક વસ્તુ કરેલી કે આપણે સાધન માણસ માટે અત્યારના એક માણસ માટે નિશ્ચિત છે, એ અસીમ નથી, એને આપણે એવું નહીં કહીએ કે સીમિત છે, કારણ કે એ નિશ્ચિત છે કે ભાઈ એક માણસની એની લાઈફ ટાઈમમાં કેટલી વસ્તુઓ જોશે એ નિશ્ચિત છે, એ અનિશ્ચિત નથી। સામે હું તમને કહું કે સાધન અત્યારે જે આપણે સાધનની વાત કરીએ છીએ તો સાધન એક પ્રસ્તાવ એવો છે કે પર્યાપ્ત છે, પણ અહીંયા જે પ્રશ્ન ઉભો થયો છે કે ભાઈ એ સાધન પર્યાપ્ત છે કે નથી, પહેલા તો ખેતી જ નહીં કરીએ તો શું થશે, આ એક પ્રશ્ન ઉભો થયો હતો। પછી એના પછી આપણે શિક્ષણની વાત કરી, તો શિક્ષણમાં અત્યારે આપણે જે બધા ભણી રહ્યા છીએ, છોકરાઓ બધા ભણી રહ્યા છે, આપણે પણ ભણીને બહાર આવી ગયા જે લોકો, તો એમાં શિક્ષણમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ થઈ, બરાબર, અને એમાં આપણી પોતાની અપેક્ષાઓ શું હતી। આપણે અપેક્ષાઓ તો બધી એકદમ ઉચ્ચ કક્ષાની છે અને બધી લખેલી છે, પણ સામે હું તમને કહું કે આપણું જે ભણતર છે એ લાભોન્માદ, પછી ભોગોન્માદ અને કામોન્માદ, એના પર જ આપણું અત્યારે શિક્ષણ છે। તો આપણી એ અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કઈ રીતે થશે એનો એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવેલો છે કે એ બંને વચ્ચેનું જે આપણે જે કોન્ફ્લિક્ટ છે એ વસ્તુનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવેલો છે। પછી એના પછી આપણે ત્રીજો કે છોકરાઓની વાત કરી, તો છોકરાઓના કેસમાં કે છોકરાઓ જન્મથી જિજ્ઞાસુ છે, જિજ્ઞાસુ એટલે એમનામાં એક કોન્સ્ટન્ટ એક એ વસ્તુ નહીં કે ભાઈ આ શું છે, કઈ રીતે છે, એને જાણવું છે। એમને બહુ સરસ ગઈકાલે એક્ઝામ્પલ આપેલું કે પંખો ચાલે તો છોકરાનું હાલના લેવલે ધ્યાન જતું રહે, પછી અમુક ટાઈમ પછી એને નોર્મલ લાગવા લાગે કે આ પંખો આ રીતે જ ચાલે, ત્યાંથી સ્વિચ દબાઈ એટલે આ પંખો આ રીતે ચાલુ થઈ જાય। એટલે એ બધી વસ્તુઓમાં છોકરો જ્યારે નાનો હોય છે ત્યારે એને ઘણી બધી વસ્તુઓની સમજણ નથી હોતી। હવે એક બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ છે કે
આપણે અત્યારે છોકરાઓને ભણવા મોકલીએ છીએ કે ભાઈ એ ભાષા શીખી જાય, કાં તો હું તમને કહું કે એ બધી વસ્તુઓ, પણ પ્રેક્ટિકલી જોઈએ તો છોકરો જ્યારે ભણવા પણ સ્કૂલમાં જાય છે એના પહેલા એ કેટલી બધી વસ્તુઓ આપણા ઘરેથી શીખી જાય છે કે આપણે જોઈએ તો એ છોકરો 1-1.5 વર્ષનો થાય ત્યાં સુધી એ ચાલતા શીખી જાય છે. તો ચાલતા શીખી જાય છે તો એ કઈ રીતે શીખે છે? આજે એના સામે એક આપણે બધા રેફરન્સ ઊભા છીએ, આટલા બધા માણસો ચાલે છે એટલે એને ખબર પડે છે કે નહીં 2 પગે આમ કરીને ચલાય એટલે એ ટ્રાયલ કરે છે, એમાં એ ફેલ થાય છે, પાછો ટ્રાયલ કરે છે, ફેલ થાય છે, એને એ પાછો ટ્રાયલ કરે છે, અને ટ્રાયલ કરતા કરતા એના સમજણમાં એક આવી જાય છે કે નહીં આ મારે આ રીતે કરીએ એટલે ચાલવાનું. એના પછી એક વખત એ જાણે સમજણ આવી જાય છે કે નહીં આ રીતે ચલાય, પછી એ છોકરો તમે જુઓ તો એ 3 વર્ષનો 4 વર્ષનો છોકરો ગમે તેટલું રમતો હોય પણ એને આપણને એવું લાગે કે પડી જશે, પણ એ નહીં પડે. એટલે એક એ વસ્તુની છે. તો એમાં એક જે સમજણના લેવલે તો એ જે આપણું આચરણ જોઈને શીખે છે એ જ વસ્તુમાં આપણે વિચારવાની જરૂર છે કે આપણે 3-4 વર્ષનો કે 5 વર્ષનો છોકરો થાય ત્યાં સુધી એ આચરણ આપણા કેટલા એવા છે કે જેમાંથી એ આપણે ન ઈચ્છતા હોય એવી વસ્તુઓ પણ એ લઈ લે છે આપણા પાસેથી. તો એક વસ્તુ પોઈન્ટ છે. બીજો એક તો કે એમને જે 4 પોઈન્ટ કીધા કે છોકરો જિજ્ઞાસુ છે, ન્યાયનો યાચક છે, એ ઓલવેઝ સંબંધોની સત્યનો વક્તા છે કે ઓલવેઝ સાચું જ બોલશે જ્યાં સુધી એને ખબર નહીં પડે, એને સમજણમાં એવું આવી જશે કે નહીં આવું ખોટું બોલીએ તોય ચાલે. અને ક્યાંક ને ક્યાંક એ આચરણથી જ શીખે છે કે એને ક્યાંક એના સામે એક રેફરન્સ ઊભો છે કે ભાઈ આ માણસ ખોટું બોલે છે ને એ ચાલે છે એટલે આપણે ખોટું બોલી શકીએ. એવું જ્યાં સુધી એ છોકરાને ખબર ના પડે, આજુબાજુ જોયે નહીં વાતાવરણમાં, ત્યાં સુધી તો છોકરાને ખબર જ ના પડે ખોટું બોલાય. એટલે એ ક્યાંક ને ક્યાંક એ છોકરાઓ ખોટું બોલતા શીખે છે, એ આપણા આચરણના લીધે જ શીખે છે. પછી બીજો એક અત્યારે પોઈન્ટની વાત થઈ તો આપણે 4 અવસ્થાઓની વાત કરી, અને શિક્ષણમાં અત્યારે આપણે જે વાત કરી તો શિક્ષણમાં એક બહુ જ સારો પોઈન્ટ હતો કે ભાઈ શિક્ષણ શેના માટે જરૂરી છે. તો જ્યારે આપણે પદાર્થ અવસ્થાની વાત કરીએ છીએ તો પદાર્થ અવસ્થા એટલે આપણા આજુબાજુ જે પણ આપણે જે જીવતી જાગતી વસ્તુઓ નથી કે આ પંખા છે, પથ્થર છે, માટી છે, ધાતુ છે, મણી છે, તો એ બધી વસ્તુઓમાં આચરણ નિશ્ચિત છે. જ્યારે આપણે આચરણ નિશ્ચિતની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એક ઘણા સરસ એક્ઝામ્પલ એવા છે કે લોખંડ છે, તો લોખંડને આ હોલ બનાવવા માટે કે એક બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે, એક ઘર બનાવવા માટે કેટલું લોખંડ વાપરવું પડશે એની આપણને એક સ્પષ્ટતા છે. આપણે આ ઘરમાં આટલું લોખંડ વાપરીએ અને બીજા ઘરમાં બીજું એટલું જ લોખંડ વાપરીએ તો બંને ઘર ઓલમોસ્ટ સિમિલર સ્ટ્રેન્થના બને છે. તો એની આચરણની નિશ્ચિતતા છે કે ભાઈ આ લોખંડ આટલું વાપરીએ એટલે આટલું જ આવશે, અને એ બધાને એ ખબર જ છે. એ આપણે આચરણની નિશ્ચિતતાની વાત કરીએ છીએ. પછી સામે જ્યારે પ્રાણાવસ્થાની વાત કરીએ છીએ તો પ્રાણાવસ્થામાં અત્યારે આ બધા ઝાડ અને જે છે તો એ બધામાં આપણે જોઈએ તો જેમાં આંબાનું ઝાડ છે તો આંબાના ઝાડમાં અગર ગોટલી વાવીએ તો એ આંબો જ ઉગે, એમાં સંતરું ના થાય, એની આચરણની નિશ્ચિતતા છે. પછી આપણે પશુ પક્ષીના ની વાત કરીએ તો પશુ પક્ષીમાં વંશ વિધિથી નિશ્ચિત છે કે કૂતરાનું બચ્ચું કૂતરું જોઈએ ને ઘોડાનું બચ્ચું ઘોડો જોઈએ ને ઘોડો એને ઘોડાનું બચ્ચું ને એવું ના થઈ જાય કે હું કૂતરાને જેમ બિહેવ કરવા લાગુ, એના ઘોડાને જોઈને ઘોડાના રીતે જ બિહેવ કરે. અને જ્યારે માણસોની વાત છે તો માણસોના કેસમાં અત્યારે આપણે જ્યારે કહીએ છીએ આચરણ અનિશ્ચિત છે ત્યારે આપણે શું કહેવા માંગીએ છીએ કે આચરણ અનિશ્ચિત છે એટલે એક જ પરિસ્થિતિના અંદર 2 માણસો સેમ નહીં વર્તે. એક જ પરિસ્થિતિના અંદર 2 માણસો સેમ નહીં વર્તે. એ અત્યારે એ પોતપોતાની રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક એક માણસમાં કલ્પનાશીલતા અને કર્મ સ્વતંત્રતા એવી વસ્તુ છે કે જે અત્યારે બીજા બધા પશુ પક્ષીમાં સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત રીતે નથી જોવા મળતી. એટલે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક એક માણસનું આચરણ નિશ્ચિત નથી, અને માણસનું આચરણ નિશ્ચિત એ સંસ્કાર વિધિ છે, અને એ સંસ્કાર આપવા માટે પણ આપણે શિક્ષણની જરૂર છે. અને શિક્ષણનો મેઇન જે ગોલ છે, હેતુ છે, શિક્ષણ શેના માટે, તો શિક્ષણ એ સંસ્કાર વિધિની પરંપરા બનાવવા માટે જ આપણને શિક્ષણની જરૂર છે. એ ગઈકાલે આપણે ડિસ્કશન કરેલું, અને એમાં એક સરસ ડાયાગ્રામ બનાવીને પણ આપણને શ્રવણકુમારજીએ આપણને શીખવાડ્યું કે એમાં કઈ કઈ જગ્યા પર એવું છે કે આપણે કઈ રીતે દરેક અવસ્થા સાથે આપણે અત્યારે અસંતુલનમાં માનવ છે, બીજી બધી અવસ્થાઓ તો ક્યાંક ને ક્યાંક સંતુલનમાં જ છે. એટલે આમાં હવે મારો એક બધાને સભાને જનરલી એક એવું છે કે કોઈને પણ એવું લાગતું હોય કે ભાઈ હજી પ્રશ્નો છે કે નહીં બીજી બધી અવસ્થાઓમાં પણ સંતુલન નથી, બીજી બધી અવસ્થાઓમાં આવું છે, કાં તો આપણે માણસ પણ સંતુલનમાં છે, આપણે નિશ્ચિત આચરણમાં છે, કોઈ પણ પ્રશ્ન આવતો હોય તો પ્રશ્ન તમે કરજો, તો એના રિલેશનમાં આપણે એક સંવાદના
થશે તો એ ઘણું બેટર થશે. પછી આપણે વાત કરી કે અહીંયા આગળ જે ડાયાગ્રામથી બનાવ્યું છે કે ભાઈ પદાર્થ અવસ્થા છે જે તો એ પશુ સોરી પેડ પૌધાની આપણે જ્યારે ઝાડની ને એ બધાની વાત કરીએ છીએ તો એના કરતાં પદાર્થ અવસ્થા અનેક માત્રામાં છે. સિમિલરલી આપણે જ્યારે પશુ પક્ષીની વાત કરીએ છીએ તો પશુ પક્ષી હું તમને કહું કે પેડ પૌધા કરતાં અત્યારે હું તમને કહું કે અનેક માત્રા ઓછી છે. અને જ્યારે માનવની વાત કરીએ તો માનવ પણ એ પશુ પક્ષીના કમ્પેરિઝનમાં ઘણું ઓછું અત્યારના લેવલે છે. એટલે એ સંતુલન ઓલરેડી પ્રકૃતિનું છે જ. અને એ સંતુલનમાં ખાલી માણસની આચરણની નિશ્ચિતતાની એક વાત છે. પછી સુવિધાની અને આપણે સન્માનની અને સમજની વાત કરી તો સન્માનનો એક બહુ સરસ પોઈન્ટ જે ગઈકાલે ડિસ્કશન થયો કે સન્માનની આપણી પોતાની સન્માન માટેની બીજા પાસેથી અપેક્ષા હોય છે કે ભાઈ આ માણસ મને સન્માન આપે, બરાબર, કે મને સન્માન મળે. પણ સન્માન પ્રેક્ટિકલી જોઈએ તો એમને ગઈકાલે વાત કરી કે સન્માન તો આપણા અંદર જ છે. એ મારા અંદરનો ભાવ છે સન્માનનો. અને એ ભાવ કઈ રીતે એ જાળવી રાખી શકીએ એ જ કે અત્યારે મને કોઈ વસ્તુ એમ કહી જાય છે કે ભાઈ કે કોઈની આપણે લગ્નની વાત કરીએ તો કોઈએ સાદી રીતે લગ્ન કર્યા, કોઈએ સાદી ગાડી લીધી છે, કોઈએ બહુ મોટી ગાડી લીધી છે. તો એ અત્યારે હું તમને કહું કે પેલાય મોટી ગાડી લીધી એનાથી મારું સન્માન ઓછું થઈ ગયું. હું એનો પાડોશીએ ગાડી મોટી લીધી, કાં તો પછી હું તમને કહું કે પાડોશીએ રિસેપ્શન મોટું કરી નાખ્યું એના લીધે હવે મારે મોટું કરવું પડશે. હું અંદર પોતે નહીંતર મારા સમાજમાં મારો સન્માનનું શું થશે. એ આપણે જે વાત કરીએ છીએ કે બીજા આપણને અપેક્ષા આપે છે એમાં ક્યાંક ના ક્યાંક જોવાની જરૂર છે કે સન્માન મારા અંદર જ છે કે બીજો શું કરે છે એના કરતાં વધારે મારા પોતાના અંદર શું સ્થિતિ ચાલી રહી છે. તો એ વસ્તુનું ગઈકાલે આપણે ડિસ્કશન થયું હતું. અને બીજું કે સમજની વાતની છે તો અત્યારે જ્યારે આપણે માનવની વાત કરીએ છીએ તો માનવના કેસમાં એ સમજવાની એક શક્તિ છે કે જે આપણે કહી શકીએ કે માણસ સમજી શકે છે. અને એમાં આપણે ઘણા એક્ઝામ્પલ એ રીતે પણ જોઈએ તો જ્યારે શિક્ષણ પણ આપણે કરીએ છીએ તો આજના શિક્ષણમાં પણ આપણે જે ખોટું તો ખોટું પણ અત્યારે આપણને જે વસ્તુઓ જે અંદર આપણે ઉતારી શકીએ છીએ અને જે સમજી શકીએ છીએ તમે પ્રેક્ટિકલી જુઓ તો માણસ એકલો એવો છે કે જેને અત્યારે સ્કૂલની જરૂર પડે છે. માણસ એકલો એવો છે કે જેને અત્યારે હું તમને કહું કે એક સમાજ અત્યારે પોતે લઈને બેઠો છે. નહીતર પશુ પક્ષીમાં કોઈ સ્કૂલની જરૂર નથી, કશું જ જરૂર નથી, તો પણ પશુ પક્ષી એનું જીવન અત્યારના લેવલે એ સારી રીતે જીવી શકે છે. એટલે આપણે ગઈકાલે જે બધા પોઈન્ટ્સની વાત કરી એનું એક સમરી હતું. હવે બધા આવી ગયા હોય તો મારે એક ડિસ્કશન આના રિલેશનમાં કહું હતું, ટાઈમના રિલેશનમાં. આપણે 9 વાગ્યાનો ટાઈમ આપણે ફિક્સ રાખીએ છીએ. જો આપણે એનાથી વહેલું કરવું હશે તો આપણે એ આજે જણાવી દઈશું. અગર એનાથી લેટ તો કરવાનો સવાલ આવતો જ નથી. એટલે 9 વાગ્યાનો ટાઈમ આપણે રાખવો છે. એમાં ઘણા બધા લોકો થોડુંક આપણે 9 વાગે જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે અહીંયા સ્થાન ઉપર 9 વાગ્યાની વાત નથી, આપણે અહીંયા આગળ સેશન ચાલુ કરવાની વાત છે. એટલે પોતાનો ટાઈમ બધા 8:30 વાગ્યાનો કે 8:15 વાગ્યાનો જ સમજીને આવે કે નાસ્તો કરવામાં થોડો ટાઈમ જવાનો છે, થોડું અત્યારે કોઈ પોઈન્ટ્સના ડિસ્કશન કરવા હોય, કંઈ પણ કરવા હોય તો આપણે 9 વાગે શાર્પ કઈ રીતે ચાલુ કરી શકીએ એનો આપણે બધા એક કમિટમેન્ટ અને એક સંકલ્પ આપી શકીએ બધા જ લોકો. આપણે 9 વાગે શાર્પ ચાલુ કરી દેવું છે. આપણે એ વસ્તુમાં અત્યારે આપણે ટાઈમ વેસ્ટ કરીએ બિલકુલ બરાબર વ્યાજબી નથી આપણા માટે. એટલે એ વસ્તુનું એક પોઈન્ટ आधारित कुछ जो कंटेंट है इससे जुड़े हुए कुछ गीत भी हैं. तो अनु उसको गाती हैं. अनु ने कुछ अपने भी बनाए हैं. तो मेरा आग्रह है कि एक गीत आप रखें जिससे कि धन्यवाद भैया. नमस्ते सभी को. मेरा नाम अन्नू है और मैं एमपी से हूँ. मैं यहाँ उपस्थित परम पूज्य गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से, जिनकी कृपा से मैं आज आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ और उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया है. तो बहुत बहुत कृतज्ञता अर्पित करती हूँ और श्रवण भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हम सबके बीच में एक देने की कृपा कर रहे हैं. और बाकी सभी को फिर से नमस्ते. शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं,
शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं, जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। मैं को शरीर माना, बहुभोग ही कमाया, मैं को शरीर माना, बहुभोग ही कमाया, संग्रह की वृत्ति जागी, सुविधा धन कमाया, भ्रम भावना में भटके, सच तो मिला नहीं, भ्रम भावना में भटके, सच तो मिला नहीं, जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं, जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। मन इंद्रियों में जूझा, संवेदना ने लूटा, मन इंद्रियों में जूझा, संवेदना ने लूटा, बहुमान्यता परंपरा की ओर बांधे खूंटा, परतंत्रता के कारण मार्ग मिला नहीं, परतंत्रता के कारण मार्ग मिला नहीं, जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं, जीवन समझ न पाया, सुख तो मिला नहीं। आओ समझ के राही, समाधान ढूंढते हैं, आओ समझ के राही, समाधान ढूंढते हैं,
हम हैं कृतज्ञ उनके जो दिए राह शुभ सही। हम हैं कृतज्ञ उनके जो दिए राह शुभ सही। जीवन समझ न पाया सुख तो मिला नहीं। जीवन समझ न पाया सुख तो मिला नहीं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। जीवन समझ न पाया सुख तो मिला नहीं। जीवन समझ न पाया सुख तो मिला नहीं। नमस्ते। और आप सभी से क्षमा भी चाहती हूँ क्योंकि अभी मुझे डेंगू हो गया था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि भाव अच्छा है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आवाज़ है। तो अनु लगभग 10-12 साल से लगी हैं इसको समझने में, और अभी तो कृष्णा जी से शादी भी कर लिया है क्योंकि कृष्णा जी भी 3-4 साल से लगे थे, तो अब दोनों लोग साथ साथ समझने जीने। कृष्णा जी एक बार खड़े हो जाइए क्योंकि सब नहीं जानते हैं। बढ़िया बढ़िया। हिमांशु भाई बहुत धन्यवाद मेरा काम आसान करने के लिए। हेलो। हाँ, जो लोग भी प्रश्न या तो कुछ भी करना चाहते हैं तो हम लोग एक शिस्त मेंटेन रखेंगे कि माइक में ही बोलेंगे। उसका कारण ये है कि जैसे कोई वहाँ से प्रश्न उठता है और माइक में नहीं होता है। जब अभी आज तो सब लोगों को सुनाई दे रहा है, लेकिन जिस दिन ये वीडियो लोग देखेंगे, हम लोग में से ही देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने शिविर किया है, तो उस दिन हमको मालूम पड़ेगा कि ये प्रश्न ना माइक में बोलना वो कितना ये होता है कि वो समझ नहीं आता है। जब वीडियो देखते हैं कि वो क्या पूछा, ये जवाब तो देना शुरू कर देते हैं लेकिन क्या पूछा यही समझ में नहीं आता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि हम लोग माइक में ही बोले। बढ़िया, ठीक है। तो अभी इन 4 प्रश्नों को लेते हैं, जो 4 प्रश्न कल गोष्ठी में आए हैं। पहला प्रश्न है कि अभी की शिक्षा तो अंक पर आधारित है, तो यदि शिक्षा अंक पर आधारित है तो जो कुछ भी हमारा ज्ञान है वो अंक में नापा जाता है। मतलब मुझे जीना कितना आता है इसके आधार पे मेरा एग्जाम नहीं होता, बल्कि जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो आपको कितना याद हो गया है, कितना आप उसमें बढ़िया लिख सकते हैं, उसके आधार पे हमारा परीक्षा होता है। तो आपको एक सूचना दूंगा कि एनसीएफ 2005 में जो प्रोफेसर यशपाल देश के बड़े साइंटिस्ट रहे, अभी जल्दी ही उनका निधन हुआ है, उनकी अध्यक्षता में वो डॉक्यूमेंट लिखा गया। तो उसमें लिखा गया है कि परीक्षा की प्रकृति में पूरा बदलाव किया जाए। ये सजेशन 2006 में आ चुका था कि अभी जो परीक्षा की प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। हम लोगों के ज्ञान को अंक में लेकर के आते हैं, जबकि ज्ञान अंक से अलग है। ज्ञान को डिजिट में हम माप नहीं सकते। तो उसमें लिखा भी है कि बच्चे जो है परीक्षा तो पास कर लेते हैं लेकिन जिंदगी में फेल हो जाते हैं। इसका मतलब हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें दोष है, ऐसा एनसीएफ 2005 में लिखा है। अभी जो NEP आई है
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019, उसमें भी परीक्षा में काफ़ी बदलाव की बात की गई है कि परीक्षा को बच्चे के व्यवहार पर आधारित किया जाए, और उसमें कुछ अल्टरनेटिव स्कूल के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे मीराम्बिका स्कूल है, मदर्स स्कूल जो दिल्ली का है, या इधर भी कोई स्कूल है, अपने गुजरात के भी कुछ स्कूल का दिया है, महाराष्ट्र के कुछ स्कूल का दिया है, कि जो अल्टरनेटिव स्कूल हैं वो बच्चों को कैसे आगे के क्लास में भेजते हैं। तो उनका जो ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन उसको आधार बनाते हैं, उनका डेली का व्यवहार को आधार बनाते हैं। तो एक्चुअली हम कहते तो हैं, जैसे कल हमने जब शिक्षा की क्यों पूछा था, अभी शिक्षा क्या पूछेंगे, तो इसमें आप उत्तर देंगे कि शिक्षा जो है व्यवहार में परिवर्तन। जैसे शिक्षा क्या, तो आप बोलेंगे, बहुत सारी बात बोलेंगे, उसमें एक बात ये भी बोलेंगे, इससे व्यवहार में परिवर्तन आता है। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन को नापेंगे कैसे? अब ये कोई हमारा तरीका ही नहीं है, मतलब अंक में तो नाप नहीं सकते व्यवहार में परिवर्तन को। तो इसलिए कुछ स्कूल्स में क्या करते हैं कि बच्चों की, हर बच्चे की अलग फाइल बनाते हैं, और वो फाइल में पर डे अपडेट करते हैं बच्चे को कि क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आया। फिर लास्ट में उसकी रिपोर्ट देते हैं, ये परिवर्तन आया और ये बच्चा अब अगली क्लास में जाने के लिए ठीक है। तो भैया प्रशासन स्तर पे और शिक्षाविदों में इस बदलाव की मांग हो रही है, तो उम्मीद है आगे आने वाले समय में बदलाव हो जाएगा। ये सही बात है कि अभी अंक पे हम नाप नहीं सकते, और ये भी सही है कि अभी अंक पे आधारित हमारी शिक्षा प्रणाली है, तो हमको अपने बच्चे को उसमें पढ़ाना है, तो हमको अंक भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल उसको किया जाए, साथ ही घर में और स्कूल में अगर इस तरह के कंटेंट भी आते रहेंगे तो बच्चे के व्यवहार में भी बदलाव होगा, लेकिन अभी अंक पे आधारित किया जाए। जैसे हमारा जो अभिभावक विद्यालय है रायपुर में, उसमें हम अंक पे आधारित नहीं रखे हैं। ऐसे अगर धीरे धीरे और स्कूल बन गए, और धीरे से सरकार भी चाह रही है कि अंक पे नहीं नापा जा सकता, तो आगे ये हो जाएगा। दूसरा ये बढ़िया प्रश्न है कि सुविधा का निर्धारण कैसे होगा। जैसे कोई एसी चलाता है, एसी में सोता है, कोई गाड़ी रखता है, कोई बहुत सारे कपड़े रखता है, तो क्या वो गलत है? तो ये कंटेंट इसको गलत नहीं मानता। आपके पास सुविधा है, ये गलत नहीं है, लेकिन पहला प्रश्न है कि निर्धारण कैसे होगा। तो ये मानव के ज्ञान से निर्धारित होगा। मानव के ज्ञान से मतलब, एक तो मानव को आवश्यकता है कि सुविधा चाहिए ही चाहिए, दूसरा उसकी समझ है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मुख्य मुद्दा सुविधा के बारे में भी मानव की समझ ही आएगी, कि मानव को समझ हो जाएगा। जैसे मैं, एक आदमी यहां से नहीं खड़े होकर बता सकता कि आपको 2 ही कपड़े चाहिए, आपको एक ही गाड़ी चाहिए। हर मानव अपनी सुविधा का निर्धारण स्वयं ही करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा दीदी? आप खुद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरतों को आप पहचान पाएंगे। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि मैं जो जरूरतों की पहचान किया हूं, क्या वो मेरी जरूरत है, या हमने किसी को देख के अपनी जरूरत मान लिया है? यह मुद्दा है कि मेरी जो आवश्यकता है, क्या वास्तव में मेरी आवश्यकता है, या मैंने किसी को देख के अपनी आवश्यकता को पहचान लिया है। तो इसमें एक सूत्र काम करता है, दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकता को पहचान पाना, यह मेरी योग्यता है। सब तक बात गई? दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपनी आवश्यकता को पहचान पाना, यह मेरी योग्यता है। अभी तो हम अपनी आवश्यकता को पहचान ही नहीं पाते। या तो पड़ोसी को देखते हैं, या टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, या मॉल में जा करके देख करके वहां अच्छा ये सामान है, कोई नया चीज आया होगा, ये भी ले लेते हैं।
अच्छा ये क्या है, हाँ ये भी कुछ नई चीज आई, ये भी ले लेते हैं और ले आके घर में किसी कोने में रख देते हैं। तो क्या हो गया, जैसे जैसे हमारे पास पैसा आया वैसे वैसे एक थेरेपी आ गई जिसको रिटेल थेरेपी बोलते हैं। आप सुने रिटेल थेरेपी? रिटेल थेरेपी सुने हैं? तो रिटेल थेरेपी यही है कि हम पूरे सप्ताह हम अपना भाग दौड़ करते हैं, काम वाम करते हैं, वीकेंड आता है, सप्ताह का अंत आ जाता है, सोचते हैं यार बोर हो रहे हैं, क्या करें, चलो शॉपिंग करके आते हैं। तो शॉपिंग करने चले गए, वहां क्या करते हैं, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी अच्छा होगा, वो भी अच्छा होगा, ये भी बढ़िया होगा, वो भी बढ़िया होगा, सब बढ़िया ट्रॉली में लाद के और बिल कटा के लेके चले आए और घर में रख दिए। तब तक वीकेंड फिर आ गया। एक सप्ताह बीता था, वीकेंड फिर आ गया और आदमी तो बोर हो ही रहा है। भाई अपना काम दूसरों को आउटसोर्स कर दिया है तो बोर होगा नहीं तो क्या होगा। कपड़ा कोई और धुलेगा, झाड़ू कोई और लगाएगा, पोछा कोई और बनाएगा, खाना कोई, मतलब तो हमने क्या किया है, सारे काम को आउटसोर्स कर दिया है। तो हम बोर होते हैं, तो बोर होते हैं तो क्या करेंगे, शॉपिंग करके आते हैं, फिर चल दिए शॉपिंग के लिए। तो घूम घाम के शॉपिंग करके आए, अपना गाड़ी में सामान रख के ले आके फिर कोसी कोने में भर दिए। ऐसे कर करके हमने अपने घरों को कबाड़ खाना बना दिया। मतलब इतने सामान ले आके रख दिए, उसकी उपयोग ही नहीं है, उपयोग ही नहीं होता। आप ले आकर रख दिए, उसकी उपयोगिता ही नहीं आपको है, आप भर दिए केवल। ये हो गया हमारी मानसिकता। तो कचरा हमारी मानसिकता में है, हम मानसिक रूप से कबाड़ी हैं। कबाड़ इकट्ठा करते हैं। तो ये चीज निर्धारित हर मानव करेगा। कौन सा मानव करेगा, जिसको समझ हो जाएगा, जिसका शिक्षा संस्कार हो जाएगा। इसलिए इस मंच से खड़े होके या किसी भी मंच से खड़े होके कोई नहीं बता सकता कि आपकी जरूरत क्या है। अब मान लीजिए आपका व्यवसाय ऐसा है कि आपको प्रतिदिन 200-250 किलोमीटर 300 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी पहिए वाली चाहिए, आरामदायक चाहिए, जिससे कि पीठ को, कमर को आराम भी मिले। मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय ऐसा है कि मुझे 2-4 किलोमीटर जाना है और सप्ताह में एक आध बार ही बड़ी गाड़ी मैंने कार चाहिए होता, नहीं तो हमारा बाइक से काम चलता है, या रोज हम कार से भी जाते हैं तो 2-4-10 किलोमीटर ही जाते हैं, तो मुझे उस ढंग की कार चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम इनकी कार देख करके हम परेशान हैं, इनकी तो बड़ी है, मेरी तो छोटी है बिचारी। इसको देख के तरस आता है इस गाड़ी को। तो ये क्या चीज है, ये हमारे शिक्षा संस्कार में, मेरी मान्यताओं में है। मैंने मान लिया है कि बड़ी गाड़ी वाले सुखी होते हैं, बड़ी गाड़ी वाले खुश होते हैं, बड़े बंगले वाले खुश होते हैं, एसी बढ़िया वाली लगाने वाले सुख होते हैं, ऐसा हमने मान लिया है। तो ये कौन तय करेगा? तो बड़ी गाड़ी भी चाहिए, छोटी गाड़ी भी चाहिए, बड़ा मकान भी चाहिए, छोटा मकान भी चाहिए, सब अपनी अपनी जरूरत तय कर ले। हर मानव अपनी जरूरत के अनुसार बना लेगा, हर मानव अपनी जरूरत के अनुसार रख लेगा। लेकिन जब दूसरे की बड़ी गाड़ी देख के मेरे अंदर हीन भावना आती हो तो समझ जाइए आपका शिक्षा संस्कार हुआ नहीं है, आप मानव हुए नहीं हो, आप विश्वास से भरे नहीं हो, आप अविश्वास में हो, आप दरिद्रता में हो। आपकी जरूरत नहीं है फिर भी किसी की गाड़ी देख के आपको हीन भावना आ रही है, आपको जरूरत नहीं है फिर भी किसी का बड़ा मकान देख के आपको हीन भावना आ रही है। तो क्या चीज है? ये मेरी अपनी मानसिक स्थिति है, वस्तु का दोष नहीं है। तो देखिए, गाड़ी बड़ी हो, गाड़ी छोटी हो, मकान बड़ा हो, मकान छोटा हो, ये मुद्दा ही नहीं है। मैं कितना विश्वास पूर्वक जीता हूं, ये मुद्दा है। मेरे विश्वास की कमी, मैं सोचता हूं मेरे अंदर के विश्वास की कमी मैं गाड़ी से भर लूंगा, मैं कार से भर लूंगा, मैं कपड़ों से भर लूंगा। तो विश्वास एक भाव है, और वो कितना चाहिए आपको? कितना चाहिए विश्वास? आपको कॉन्फिडेंस कितना चाहिए? थोड़ी देर चाहिए कि हमेशा? हमेशा चाहिए। तो विश्वास आपको हमेशा चाहिए। और गाड़ी तो दुनिया भर की अगर आप रख लें तो भी वो हमेशा वाली नहीं होगी, गिनती में ही आएगी।
तो अगर गाड़ी से आपका विश्वास बढ़ना है तो आप जिंदगी भर आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, आप भाग दौड़ कर लो। अगर कपड़ों से आपका विश्वास बढ़ना है तो दुनिया के सारे कपड़े इकट्ठा कर लीजिए, आपका विश्वास नहीं बढ़ना है, क्योंकि कपड़े जितने भी लाओगे वो गिनती में आएंगे, लिमिटेड होगी। अब आपको विश्वास हमेशा चाहिए। अभी हमको इस तरह की शिक्षा ही नहीं हुई है, हमारे सामने इस तरह का प्रस्ताव ही नहीं आया है, इस तरह की हमारी बातचीत ही नहीं हुई है कि विश्वास, मैं जो अतृप्ति महसूस कर रहा हूं वो विश्वास की अतृप्ति है। मैं जो अतृप्ति महसूस कर रहा हूं सम्मान की अतृप्ति है। वो साधन से नहीं होगा, वो सुविधा से नहीं होगा, वो मेरी समझ से होगा। ऐसा मेरे सामने प्रस्ताव ही नहीं आया। तो ये सुविधा का निर्धारण हर मानव करेगा, तो उसमें एसी भी ठीक है, गाड़ी भी ठीक है। अब कोई दिन भर काम करता है, बहुत मेहनत करता है और उसको बैठने का भी टाइम नहीं है, तो कम से कम रात में सोचता है अच्छी नींद ले लें। अब रात में सोने गया और गर्मी, नहीं जी आप एसी क्यों चलाओगे, पंखा ही चलाओ, गर्मी तो रहती ही है। तो क्या होगा, कल वो आउटपुट नहीं दे पाएगा अपने काम में। तो लगा ले एसी, क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन एसी कौन वाला लगाए इसको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एसी लगाते चले जा रहे हैं और इनको इस साइकिल को नुकसान पहुंच रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो हमको एसी ऐसे बनाने पड़ेंगे, कूलर जैसा कुछ एसी वाला डिजाइन बनाना पड़ेगा जो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। नहीं तो एसी के होड़ में पड़ के ही हम बहुत सारी गैसों को रिलीज कर रहे हैं। बाहर जो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान एसी का भी है। उसमें CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है जो कि उधर। तो इसको हम कैसे कम कर पाएं। अभी बहुत सारे एसी ऐसे बनने लगे हैं जो कम CFC रिलीज करते हैं। आगे ऐसे भी एसी बन जाएंगे जो बिल्कुल ही नहीं रिलीज करेंगे। तो रखा जाए, लेकिन इसको बनाने वाले को ध्यान रखना पड़ेगा कैसा बनाया जाए। फिर ये जिस बिजली से चलेगा वो बिजली कैसे बनती है इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। पता चलेगा एसी तो बढ़िया बना दिए, रिलीज नहीं करती, लेकिन बिजली कोयला जला के बन रही है, धड़ाधड़ तो क्या होगा। तो अभी क्या है, पॉल्यूशन को खत्म हम नहीं कर रहे हैं, पॉल्यूशन को शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे किसी ने बताया कि दिल्ली में जितने भी इंडस्ट्री थी उनको रिमोट एरिया में भेज दिया, बसों में CNG लगा दिया और मेट्रो चला दिया। हमने कहा ठीक है, ये जो मेट्रो चलती है किससे चलती है? बोले बिजली से चलती है। देखिए कोई पोल्यूशन नहीं है। हमने कहा बिजली कैसे बनती है? बोले कोयला जला के बनती है। कहाँ बनती है? कहीं उत्तराखंड में बनती है, कहीं हिमाचल में बनती है, कहीं और बनती है। तो हमने क्या किया, दिल्ली से पोल्यूशन को शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह। ये कोई उपाय है? ये भी उपाय नहीं है। तो अभी हम पोल्यूशन खत्म करने के नाम पे पोल्यूशन शिफ्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सुविधा का निर्धारण हमको स्वयं करना पड़ेगा। ऐसे समझदार जिम्मेदार मानव शिक्षा विधि से निकालने पड़ेंगे। कैसे मानव? कैसे मानव? समझदार जिम्मेदार। तो ऐसे समझदार जिम्मेदार मानव शिक्षा विधि से निकलेंगे तो वो अपनी सुविधा का निर्धारण खुद कर लेंगे और वो किसी से प्रभावित हुए बिना कर लेंगे। ऐसे दमदार मानव की आवश्यकता है जो कि नहीं मिल रहे हैं देखने में। तीसरा प्रश्न, संग्रह अच्छा है या बुरा है? बढ़िया प्रश्न है भाई। संग्रह तो असुरक्षा में ही होता है। कल को हमको कोई बीमारी हो जाए तो क्या करेंगे? कल को हमारी संतान निकम्मी हो जाए तो क्या करेंगे? हाँ, इसीलिए संग्रह करते हैं, संतान आगे काम ही ना करे, आराम को ही अपना काम मान ले। जैसे हमको दिल्ली में बताया कि दिल्ली के आसपास की जमीनों का बहुत दाम बढ़ गया एकाएक। जब NCR डेवलप हुआ तो बहुत सारे लोगों को बहुत पैसा मिल गया। जो जमीन का 1 लाख नहीं मिलता था उसका 1 करोड़ मिल गया। तो क्या करें? तो जिनको भी वो पैसा मिला उन्होंने वो क्या किए कि बहुत सारे मकान बनवा दिए। और चूंकि हाई रेंटल जोन है दिल्ली NCR, जैसे रेंट में मकान लेकर रहना आसान है और सुविधाजनक है, खरीद कर रहना असुविधाजनक है। क्योंकि आजकल जॉब बदलते हैं तो मकान कितना खरीदेंगे आप?
और कंपनियां रेंट भी बढ़िया देती हैं। तो हाई रेंटल जोन है दिल्ली एनसीआर, तो रेंट पे उठा दिया। अब क्या हुआ, एक घर में 3 लाख 4 लाख रुपए महीने आ रहे हैं भाड़े। अब अगली पीढ़ी के लिए काम ही नहीं बचा है, तो अगली पीढ़ी क्या करती है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदती है और इसमें एक चरस गांजा इसमें डूब गई है। बहुत बड़े नशे में डूबे हुए लोग हैं, क्यों, काम है ही नहीं है, बचा ही नहीं अगली पीढ़ी के लिए। तो हम क्या करते हैं संग्रह, कि अगली पीढ़ी को भी, जैसे मुझे ये टारगेट दिया जाता था जब मैं छोटा था कि देखो 2 चीजें अच्छी हैं, या तो आईएएस बन जाओ और या तो कोई नेता मंत्री बन जाओ। तो हम पूछते थे क्यों, तो बोले जो आईएएस होते हैं वो एक बार आईएएस हो जाते हैं तो 7 पीढ़ी का कमा लेते हैं, और एक बार कोई मंत्री हो जाता है तो भी 7 पीढ़ी का कमा लेता है। तो मैं ये प्रश्न करता था कि 7 पीढ़ी का ठेका मैं ही क्यों लूं? मतलब जब मेरा ठेका किसी ने नहीं लिया तो मैं क्यों आगे पीढ़ी का ठेका लूं? भाई मैं अगली पीढ़ी के शिक्षा संस्कार पे काम करूंगा कि अगली पीढ़ी के सुविधा पे काम करूंगा? बताइए क्या करना ठीक है? भाई अगली पीढ़ी के मैं शिक्षा संस्कार पे काम करूंगा जिससे वो अपनी सुविधा खुद जुटा सके। हमने क्या मान लिया, अगली पीढ़ी की सुविधा का काम करो। क्यों? क्योंकि हमको पता है यार हमारे पास ही नहीं है तो हम अगले को क्या देंगे? मेरा ही शिक्षा संस्कार नहीं हुआ तो अगले को क्या करेंगे? इसलिए हम क्या कर गए, अगली पीढ़ी को सुविधा देने में लग गए। तो मेरा एक भाई है, चचेरा भाई, तो चाचा जी ही इतना सारा पैसा कमा लिए कि अब लगता नहीं कि उसको 2-3 पीढ़ी कमाना पड़ेगा उसमें, लेकिन फिर भी वो नौकरी करता है और नौकरी करता है, और ठीक है नौकरी करे, अगली पीढ़ी करेगी, ठीक ही है। लेकिन हमने कहा कोई ऐसी नौकरी मत करो जिसमें बहुत इनकम करना हो, थोड़ा समय भी बचाओ समझने के लिए, थोड़ा मेरे साथ भी आ जाओ कभी कभार, 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन। तो बोलता नहीं भैया आपको पता नहीं है, पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ती है। हमने कहा ठीक है कितनी पड़ेगी? बोला आपको पता नहीं है, अगर मेरी किडनी खराब हो जाए तो उसको बदलवाने में 30-35 लाख लगेगा। हमने कहा सही बात है। जैसे ये प्रश्न रखते समय आप बोल रहे थे कि कल को अगर हम बीमार हो जाएं तो क्या होगा, उसके लिए संग्रह कर लें। तो हमने बोला देखो भाई, हमारे पिताजी 5 भाई हैं और उन 5 भाइयों से हम 9 भाई हैं, और 9 भाई के 9 के 9 कमा रहे हैं, कोई ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है, इतना ही अंतर है। तो हमने कहा देखो हम 9 भाई हैं, तो क्या 9 भाई की किडनी एक साथ खराब होगी? बोला नहीं। तो हमने कहा अगर एक की किडनी खराब होगी तो 9 मिलके उसका बदलवा सकते हैं कि नहीं? बोला कर तो सकते हैं, लेकिन ये सोचता कौन है? हमने कहा ये मुख्य मुद्दा है। मुद्दा ये है कि हमारे पास संबंध की कमाई ही नहीं है, इसलिए हमको सुविधा की कमाई में जाना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा। मेरे पास संबंध की कमाई नहीं है। जैसे मैं दिल्ली से आया हूं, कितना किलोमीटर होगा भैया? 1200-200, 1000-1200 किलोमीटर दूर से आया हूं। आदमी बीमार पड़ ही सकता है, वातावरण का कुछ और स्थिति होगी। तो मैं खूब सारा पैसा वहां से रख के लेके आता, किसी डॉक्टर का नंबर लेकर के आता। मान लो मैं गुजरात जा रहा हूं, बीमार पड़ जाऊं, कितना पैसा लगेगा? तो मैं तो पैसा ही रख के ले आता। फिर एटीएम कार्ड भी रखो, नहीं पता नहीं एटीएम में पैसा निकले, इसलिए पैसा ही रख लो। लेकिन मैं चला आया। क्यों चला आया? क्योंकि जो संबंधी है उन पे विश्वास है, भाई बीमार पड़ेंगे तो लोग है ही है इलाज करा ही देंगे। कितना लगेगा खर्चा? अब जो लगेगा लगेगा। तो संबंध पे विश्वास नहीं है तो आपको सुविधा जुटाना पड़ता है। जो हम संग्रह कर रहे हैं वो हमारे पास संबंध की कमाई नहीं है, इसलिए हमारे लिए संग्रह अनिवार्यता है। सारी इंश्योरेंस कंपनियां ये चाहती हैं कि आप संबंध में कमजोर हो जाएं, तभी उनका फायदा है। अगर आप संबंध में मजबूत होंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो हमने संबंध नहीं कमाया है, इसलिए संग्रह करना एक अनिवार्यता है। संग्रह हमेशा बुरा है, अच्छा तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि संग्रह आप करेंगे तो उसके बहुत सारे चीजों का सदुपयोग ही नहीं होगा। आप संग्रह किसी भय में किए हैं, लेकिन वो स्थितियां सबके साथ आती ही नहीं हैं।
तो फिर उस सुविधा का क्या होगा? दुरुपयोग होगा। आप दिखाओगे, चमकाओगे, भोग करोगे, बम फोड़ोगे, पटाखे मतलब बम फोड़ोगे, कारें लाओगे, उसको चमकाओगे, उसको दिखाओगे, और क्या करोगे? आप जाकर के बहुत सारी चीजों को आपकी जो चूंकि आप संग्रह किए हैं तो आपके पास परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो आप जाकर के चीजों के दाम बढ़ाओगे। संग्रह के कारण चीजों के दाम भी बढ़ते हैं। हम मन माफिक रेट लगा देते हैं, दाम बढ़ाते हैं, जो भी रेट होता है उसमें खरीद लेते हैं, अब वही दाम हो जाता है, तो जिनके पास नहीं है वो उसको खरीद भी नहीं पाते, उनकी सीमा से बाहर चला जाता है, कैपेसिटी से बाहर चला जाता है। तो संग्रह हमेशा बुरा है, कभी भी अच्छा नहीं है। तो संग्रह के बदले इस कंटेंट में एक शब्द आया है, आगे चर्चा होगी, समृद्धि। तो समृद्धि में और संग्रह में अंतर है, तो आगे समृद्धि पे चर्चा करेंगे, समृद्धि क्या होती है, तो उसमें और ये खुल जाएगा। ठीक है भैया? तो संग्रह करते के वहां केवल इतना ध्यान चला जाए कि अगर हमारे संबंध की कमाई नहीं हुई है, हम विश्वास पूर्वक नहीं जीते हैं, हम सम्मान पूर्वक नहीं जी पाते हैं, तो संग्रह एक अनिवार्य कार्यक्रम मेरी जिंदगी में बना रहता है। तो मेरे विश्वास का अधूरापन मुझे संग्रह के लिए बाध्य करता है, क्योंकि मैं दीनताहीनता में जीता हूं। आप मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं फिर भी आपके दुख आपसे कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपसे अपने को गरीब मानता हूं, आपसे अपने को कमजोर मानता हूं, तो कहने में मुझे एक दरिद्रता का भाव ना आ जाए। तो संबंध में हम दीनताहीनता पूर्वक जीते हैं। दीनता मतलब मेरा दुख कोई दूसरा दूर करेगा, मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूं, मैं तो गरीब हूं, मेरा शरीर ही उस लायक नहीं है, मैं गलत खानदान में पैदा हो गया मैं गलत परिवार में पैदा हो गया, मुझे तो मुकेश अंबानी के यहां पैदा होना था, कहीं रॉन्ग नंबर लग गया, मैं इधर पैदा हो गया। अपने परिवार के प्रति, अपने समाज, मैं गलत जाति में पैदा हो गया, मैं गलत शहर में पैदा हो गया, मैं एक गलत देश में पैदा हो गया। ये सारा लेकर के हम चलते हैं, इसको दीनता बोलते हैं। तो हम दीनता, देखिए हम बार बार कहते हैं, गरीब की गरीबी कितने की? गरीब की गरीबी कितने की? 2 लाख। हाँ जी, नमस्ते दीदी। गरीब की गरीबी कितने की? हाँ ठीक है, आप देख रहे हैं, आपको नहीं बोले, आप तो देख ही रहे हैं। गरीब की गरीबी कितने की? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख की। और अमीर की गरीबी कितने की? आप सोच लो गरीब ज्यादा कौन है अमीर की गरीबी करोड़ों की, अरबों की, और गरीब की गरीबी 2, 4, 10 लाख की। आप सोचो ज्यादा गरीब कौन है। इसलिए अमीर हमारे लिए, हमसे एक व्यक्ति ने कहा कि ये जो होड़ मची हुई है इसका कारण क्या है? हमने कहा केवल एक शब्द है। बोले क्या? हमने कहा गरीबी। गरीब, गरीब शब्द जो हम इंट्रोड्यूस कर दिए, क्योंकि गरीब बोल दिए, लेकिन कौन गरीब है बता ही नहीं पाए। आज तक पता चला कौन गरीब है? क्योंकि कोई आदमी गरीब कहलाना नहीं चाहता। टाटा की नैनो क्यों बंद हो गई? क्योंकि उसने बनाते ही बोल दिया ये गरीबों की कार है अब कौन उसको खरीद के गरीब कहलाना चाहेगा भाई कार भी रखो, गरीब भी कहलाओ, इसलिए बंद हो गई। तो गरीबी शब्द तो हम ला दिए, लेकिन गरीब पता ही नहीं चला कौन है। कोई सरकारी सुविधा लेनी होती है तो नाम डाल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप उनसे पूछो तो कहलाना पसंद नहीं करते। एक्चुअली जो एक्चुअली अभाव से ग्रस्त है उनकी बात तो हम कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन अभी वो संख्या धीरे धीरे कम हो गई है। और हम सभी लगेंगे, सरकार लगी हुई है, समाज लगा हुआ है, तो आने वाले समय में वो आवश्यकताएं उनको भी प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा विश्वास बना है। लेकिन मानसिक गरीबी का क्या करेंगे? तो मानसिक गरीबी के कारण हम संग्रह करते हैं। तो जब समृद्धि का भाव आएगा तो ऐसा नहीं होगा, तो आगे समृद्धि की चर्चा करेंगे।
हाँ जी, माइक दीजिए। आपने अमीरी और गरीबी की बात कही। कई सारे एरियाज मीन्स स्टेट भी ऐसे है कि आज है करोड़पति या लखपति, लेकिन जो इनकम टैक्स इनकम का जो दाखिला होता है वो लेते हैं तो 1,50,000 1.5 लाख ऐसा लेते हैं। जैसे कि ईयरली इनकम उनकी 10 लाख 15 लाख 20 लाख होती है, तब भी ऐसा करते हैं। ये गरीब है, गरीबी ये है। ये मानसिक गरीबी है ना? हाँ, मानसिक गरीबी ये है। बहुत सारे ऐसे हैं। तो मतलब ये नहीं आपके पास कितना है, मतलब ये है कि आप को कितना और चाहिए तो जितना और चाहिए उसका पता ही नहीं है। यहां सभा में बैठे हुए किसी को पता है कि उनको कितना पैसा चाहिए जिससे वो अमीर हो जाएं? आपके पास कितना पैसा हो जाएगा अमीर हो जाएं? आपके पास कितना पैसा हो किसी को पता है? आप में से किसी को पता है कि आपके पास कितना पैसा हो जाए तो अमीर हो जाएंगे? किसी को नहीं पता। इसलिए 10-20 लाख रख के भी अगर कोई सरकारी योजना है तो उसमें भी 10-5 लाख ले लो, ठीक है, उसके बाद भी दरिद्र बने रहो, आगे फिर ले लो। तो एक्चुअली हमको अमीरी गरीबी शब्द जो है ना, इसका पता ही नहीं है। किसको अमीर बोलेंगे, किसको गरीब बोलेंगे। जिसको हमने अमीर पाया वो किसी से गरीब। तो ये सारा का सारा रेफरेंस में है। मैं आपसे गरीब हूं, आप मुझसे अमीर हैं। आप कितने अमीर हैं? अब आप भी किसी और से गरीब हैं। जिससे आप गरीब हैं वो भी किसी से गरीब है। तो इसलिए गरीबी अमीरी क्या करें, तो एक पूरी मानसिक स्थिति है। तो कुल मिला के जो यहां कल अभी सूत्र बोला था कि मेरी आवश्यकता का मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं गरीब तो जिंदगी भर रहने के लिए बाध्य हूं। चलिए अगला चौथा प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खेती कोई करेगा नहीं, तो जो हम कह रहे थे कि साधन पर्याप्त हैं, ये कैसे कहेंगे। तो जब मैंने कहा था कि धरती पे साधन पर्याप्त हैं, तो ये मैंने नहीं कहा था कि खेती करना सब लोग छोड़ दें। ठीक है, खेती करना ही है, खेती करना है। अगर हमको 18,000 किलो गेहूं 100 साल में चाहिए, लेकिन 100 साल में चाहिए। अब आपको एक बर्डन, अच्छा हमको जिंदगी में 18,000 किलो गेहूं चाहिए, अरे 100 साल में चाहिए। एक साल में तो 180 किलो ही चाहिए, ठीक है, यानी एक सीजन में 180 किलो पैदा करना है। तो कुल मिलाकर के कृषि को व्यवस्था है। कृषि व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? व्यवस्था है। हमने अव्यवस्था बना के रख दिया, क्योंकि उस काम में सम्मान नहीं जुड़ा है। खेती में एक ही चीज जोड़ दीजिए, सम्मान। सुविधा तो खेती से मिलती ही है, सम्मान जोड़ दीजिए। तो खेती करना सम्मान से नहीं जुड़ा, पहले भी नहीं जुड़ा, आगे भी पता नहीं जोड़ पाएंगे सभी मिलके। जब कोई चीज सम्मान से नहीं जुड़ता है तो उसमें कोई क्यों रहेगा उस पेशे में। कल चर्चा किए थे कि मुख्य मुद्दा सम्मान का है। तो कोई किसान ये नहीं चाहता कि उसका आने वाली पीढ़ी किसान हो। तो अगर किसान की पीढ़ी किसान नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए, खेती तो होगी, ऐसा नहीं खेती नहीं होगी, बस किसान खेती नहीं करेंगे। खेती तो होगी क्योंकि अनाज चाहिए, केवल इतना ही बदलेगा कि किसान खेती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि किसान को खेती में सम्मान नहीं मिला, सुविधा भी नहीं मिली, सम्मान ही ज्यादा नहीं मिला। तो कौन खेती करेगा फिर? हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया की आएंगी खेती करने के लिए। इसीलिए धीरे धीरे किसान को बीज से, खाद से, इन सब चीजों से वंचित किया गया। वंचित किया गया का मतलब उनके जो परंपरागत बीज खाद थे उनसे उनको काट दिया गया। अभी बीज के लिए किसान बाजार पे निर्भर है। अपने उपज से बीज वो नहीं बना सकता, मतलब अपने उपज की बीज को यूज ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो बीज बाजार से लाया था वो बाजार जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज थे। उनसे जब फसल पैदा करता है तो फिर वो बीज उस क्वालिटी के नहीं होते, वो खाने के लिए होते हैं, उगाने के लिए नहीं होते।
तो आने वाले समय में आपके पास मौलिक बीज ही नहीं रहेंगे, तो आप तो वैसे भी बाजार पे डिपेंड हो गए। किसान भाई, किसान बीज के लिए बाजार में दौड़ता है, खाद के लिए बाजार में दौड़ता है, डीजल के लिए बाजार में दौड़ता है, कीटनाशक के लिए, हर चीज के लिए तो बाजार में दौड़ता है। और जब अपनी उपज लेके बाजार में जाता है, नहीं जी 2 रुपए किलो लगेगा दाम। एक पंखा बनाने वाला, पंखे की कीमत कौन तय करता है? सरकार या जिसने बनाया है? मैन्युफैक्चरर तय करता है ना। लेकिन खेती में उपज जिसकी होती है उसका दाम कौन तय करता है? किसान नहीं तय कर सकता, बाजार तय करता है, सरकार तय करती है। किसान तय ही नहीं कर सकता अपने उपज का दाम। और हमने उसको कोई ऐसा मानसिक स्थिति में भी नहीं ला पाए कि वो तय कर पाए। अगर आज उसको दे दीजिए तो वो तय भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तरीका नहीं पता है। तो खेती करनी ही पड़ेगी। खेती कोई तो करेगा, कोई करेगा नहीं ऐसा नहीं होगा। खेती तो कोई करेगा, क्योंकि मानव को तो आहार चाहिए ही चाहिए। आहार के बिना तो आदमी मर ही जाएगा। भाई खेती नहीं होगी तो क्या कार और एसी थोड़ी खाएगा? कार, एसी और कपड़े थोड़ी खाएगा। खाएगा तो खाना ही, और वो खेत में उगेगा, फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं। क्यों आर्या? तो आटा गेहूं खेत में उगता है, तो फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं। और फैक्ट्री में बन भी गया तो आपके, जैसे लोग बोलते हैं कि चाइना से चावल आ रहा है, उसमें कुछ प्लास्टिक मिक्स है, क्या है मतलब मुझे पता नहीं है, मैं देखा नहीं हूं। तो फैक्ट्री में फिर ऐसे आएगा। तो खेती तो भैया कोई ना कोई करेगा ही। किसान नहीं करेगा वो अलग बात है। तो जब ये कहा था कि साधन पर्याप्त हैं, तो इस डायग्राम को देख करके आप इस डायग्राम को देखिए। हाँ जी भैया, इस डायग्राम को आप देखिए। इस डायग्राम को देख के क्या लगता है? साधन पर्याप्त है कि कम है? साधन पर्याप्त है, मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि खेती करने के लिए जमीन पर्याप्त है। हाँ, वही बोल रहा था कि जो साधन पर्याप्त हैं, इस डायग्राम को देख के आपको क्या लगता है? मानव को पदार्थ चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, जीव जंतु चाहिए। इन तीनों का उपयोग करता है। ये मानव से कई गुना ज्यादा है। पानी कम थोड़ी है, पानी हम खराब कर दिए हैं, ये मुद्दा है। मीठे पानी को, जैसे हम लोग मथुरा और वृंदावन क्षेत्र जो है, वहाँ के 180 सरकारी स्कूलों जो उत्तर प्रदेश सरकार की हैं, उनको ठीक करने का कुछ लोगों ने बेड़ा उठाया। हम इसको भौतिक संसाधन बढ़िया कर देंगे। कौन बीड़ा उठाए? जो उन्हीं स्कूलों से पढ़े हुए थे। अब वो बिजनेस में चले गए, कोई आईएएस हो गए, आईआरएस हो गए, सीए हो गए, मतलब किसी नौकरी में चले गए। तो उन लोगों ने तय किया कि हम इन स्कूलों से पढ़े हैं, इन गांवों में रहे हैं, और मैं इस पद पे आ गया, मेरे पास पैसा भी है, और मेरे गांव का स्कूल इतना खराब है, और मेरे गांव के बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही है, ये मेरे लिए दुख की बात है। तो कुछ लोगों ने उनका संवेदीकरण किया, समझाया, तो वो इकट्ठा हुए, और उन 180 लोगों ने 180 स्कूलों को ले लिया और खूब बढ़िया संसाधनों से युक्त कर दिया। लेकिन उनको पता है, खाली, आपको भी पता है, खाली स्कूल चमक जाने से तो पढ़ाई होगी नहीं, आगे क्या करना है। तो उसके लिए फिर हम लोगों जैसे कुछ लोगों से संपर्क किया। तो मैं महीने में एक दो दिन वहां जाता हूं। तो मथुरा का पानी बहुत ही खराब है, खारा है। टीडीएस वहां का 1600-1700 है। तो लोग बोले कि स्कूलों में बच्चे आते हैं, उनको खारा पानी मिलता है पीने के लिए। तो वहां जो रिफाइनरी है, उसने कहा कि मैं इन स्कूलों में आरओ प्लांट लगवा दूंगा। लेकिन आरओ प्लांट 6 महीने में खराब हो गया। तो कितना आप बनवाएंगे?
तो उसका विकल्प क्या होगा? खारा क्यों है वो पानी? क्योंकि हम जमीन के अंदर से निकालते हैं। जो भी पानी आप जमीन के अंदर से निकालेंगे खारा ही होता है, और जितना ज्यादा गहराई से निकालेंगे उतना खारा होगा। तो देखिए प्रकृति की कितनी सुंदर डिजाइन है कि बरसात के सीजन में बढ़िया मीठा पानी ऊपर से बरसता है, और वही पीने का पानी है। हम लोग बचपन से पढ़े हैं, पीने के लिए सबसे अच्छा जल कौन सा होता है? वर्षा जल। हम लोग को पढ़ाया गया है। कौन वर्षा जल पी रहा है? सब जमीन में से निकाल के पी रहे हैं। तो इतना बढ़िया पानी बरसता है, उसको रिचार्ज होने का कोई सिस्टम ही नहीं रहा। जितने ताल पोखरे थे उनको हमने बंद कर दिया, कब्जा कर लिया, तो पानी के रिचार्ज होने का जुगाड़ ही खत्म कर दिया। वो पानी को रोकेंगे, उसको पीजिए। जैसे पानी को पॉन्ड में इकट्ठा किया और वो पर्कुलेट हुआ, 10-20 फीट नीचे गया, तो 10-20 फीट नीचे जब जाता है, 30-40 फीट नीचे जाता है, तो अपने आप फिल्टर भी हो जाता है। उसके पास हैंडपंप लगा के खींच लीजिए, बढ़िया पानी पीजिए। तो ये प्रस्ताव रखा गया। तो उन 180 गांवों ने, आपको आश्चर्य होगा, उन 180 गांवों ने तय किया है कि हम लोग हर गांव में कम से कम 5 पोखरे बनाएंगे, यानी 900 पोखरे बनाने का संकल्प ले लिया। कोई ध्यान तो दिलाए। गांव वालों ने तय किया सरकार नहीं देगी तो हम जमीन देंगे, हम ही मेहनत करके खोदेंगे, लेकिन पोखरे बनाएंगे। तो एक्चुअली पानी की कमी नहीं है, हमारी बेवकूफियां हैं, हमारे में शिक्षा संस्कार की कमी है। पानी तो है ही है, तो संसाधन कम थोड़ी है। संसाधन को हमने बिगाड़ दिया है, जैसा है वैसा रहने नहीं दिया है। पर्याप्त कैसे हैं? तो इस चित्र को देख कर लगता पर्याप्त है। हवा थोड़ी कम है, हवा नहीं कम है, हवा को हम बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो ऐसा अगर सोचते हैं तो आपको ध्यान जाएगा कि एक्चुअली साधन पर्याप्त हैं, और खेती तो करनी ही पड़ेगी, किसान नहीं करेगा, इतना ही अंतर है। जैसी स्थितियां आ रही हैं, इन स्थितियों में आगे चल के यही होगा कि किसान खेती नहीं करेगा, वो अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा, अपने ही खेत में मजदूर हो जाएगा और करेगा, क्योंकि उसको कैश सीधे मिलेगा और मजदूरी खुशी से करेगा, क्योंकि उसको सीधा सीधा, क्योंकि अभी हमने सारी व्यवस्था को क्या किस पे टिका दिया है? पैसे पे। सब कुछ क्या है? पैसा है। तो किसान को भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मजदूरी करेगा तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो अभी जिस खेती से साल में वो 1 लाख भी नहीं कमा पाता, क्योंकि हमने उसको उस तरह का कोई इंतजाम नहीं दिया, कुछ सोचा नहीं, या जो भी इंतजाम दिया वो सरकारी ढंग से दिया। सरकारी ढंग में क्या है? शोषण ज्यादा होता है, व्यवस्था कम होती है। तो क्या होगा? 1 लाख जिस खेती से वो नहीं कमाता है, वो साल में मजदूरी करके उससे 2 लाख कमाएगा, शहर स्वीकार लेगा। तो भैया खेती तो होगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बढ़िया। तो आपने गोष्ठी करके अच्छे प्रश्न निकाले, ऐसा ही सहयोग बनाए रखिए, अच्छे प्रश्न निकालते रहिए, क्योंकि आपके जो जिज्ञासा आती है, प्रश्न आता है, एक्चुअली शिविर उससे आगे बढ़ता है। शिविर कंटेंट से आगे नहीं बढ़ता, आपकी जिज्ञासा से आगे बढ़ता है। चलिए, तो कल इतनी बात हुई थी कि ये इस तरह की सारी चीजें हैं, और मानव का उसमें समझदारी ही मुख्य मुद्दा है। अगर जिंदा रहना, और दूसरा है जीना। आप सभी को इन दोनों शब्दों का मतलब पता है? सभी को इन प्रश्नों का मतलब पता, मतलब ध्यान जा रहा है? तो जिंदा रहना क्या है, कोई बताइए। इधर से कोई बहन बताएं तो अच्छा है। इधर से
जिंदा रहना क्या है और जिंदा क्या है? जीना क्या है? सर, कहां पर? हाँ, जिंदा रहना मतलब जो हमारी बेसिक नीड है, हवा, पानी और खाना, ये मिल जाए तो हम जिंदा है। हवा, पानी पानी, और खाना खाना, ये मिल जाए तो हम जिंदा है। इसको लेते हुए लेते रहना। हाँ। ठीक है, बढ़िया। और जिंदा रहना मतलब रूटीन में जीना, कुछ मत- ख्वाहिश बिना जीना। वो जो जिंदा रहना, वो जो जीना है वो ख्वाहिश के साथ जीना हुई। अच्छा, इसमें ख्वाहिश भी होती है। ख्वाहिश, ये थोड़ा उर्दू शब्द है इसलिए हिंदी लिखना मुश्किल होता है। ख्वाहिश होती है इसमें, इसमें ख्वाहिश नहीं होती। हाँ जी। नमस्कार। जिंदा रहना, शरीर दबकता रहता है ना, तो उसको जिंदा रहना बोलता है। और जीना मतलब सांसें चलती रहती हैं। सांसें चलती रहना। ठीक है, सांस चलना जीना है, जिंदा है। बेहोश पूर्वक जीना, जिंदा रहना में। अच्छा, इसमें जिंदा रहना में बेहोशी पूर्वक जीना। जिंदा रहने में बेहोश न बोल रहे हैं आप? हाँ, बेहोशी पूर्वक। अच्छा, तो आप जिंदा हैं कि जी रहे हैं? हम जी रहे हैं। अच्छा, और जीने में होश शामिल है। वो अच्छे विचारों, होश में जीना हाँ, और खुशी पूर्वक जीना। खुशी पूर्वक। हेलो। हाँ जी। मेरे कहाँ पर? हिसाब से कहाँ पर? यहाँ पे हाँ, मेरे हिसाब से एक ही शब्द है कि ना बिना मकसद जीना वो जिंदा रहना है, और किसी मकसद के साथ जीना वही जीना है। हाँ जी। जीने से जिंदा रहना चाहिए। जीने से जिंदा रहना चाहिए। जीने से जिंदा रहना चाहिए। नहीं नहीं, ये दोनों में अंतर क्या है, जिंदा रहना और जीना में? एक ही चीज है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो क्या अलग अलग है? चलिए अभी और सोच लीजिए थोड़ा। हाँ जी, इधर से नहीं आया, बहनों का पीछे जी। हाँ, वही चीज कोई लोग लिखा है, हवा, पानी, खाना, ये सब इसी में। अच्छा, हेलो हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ, इधर से लेते हैं, पहले इनको पहले बोलने दें। ठीक है। हाँ जी। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है जियो और जीने दो। हाँ, मतलब हम जिंदा तो रहते हैं हवा, पानी, खुराक का उपयोग करके, पर उसका बहुत सारा नुकसान करते हैं। और जीना मतलब हम कि किसी को नुकसान ना पहुंचाते हुए अपना जीवन जिए, वही जीना कहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। दूसरे लोग जैसे जीते हैं वैसे हम अपने आप को बनाकर जीते, उसे जिंदा रहना कहते हैं। अच्छा, दूसरों से प्रभावित होकर जीना। हाँ। दूसरों हम- से प्रभावित होना जी। और हम खुद अपनी समझ से जीते, उसे जीना कहते हैं। अभी हम लोग जो जी रहे हैं वो जिंदा है, पर जीना क्या है कि प्रकृति के साथ, प्रकृति को सब ध्यान में रख के जीते, वही जीना है। हाँ, तो जैसे ये लिखे ना, किसी को नुकसान न पहुंचाते हुए, इसमें प्रकृति भी शामिल है।
सभी ने बोला एक कॉमन बात, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, वो तो सब कॉमन है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जीवन में कुछ एम्बिशन ध्येय होना चाहिए, उसी ध्येय के साथ जो हम जिएंगे तो वो जीना बोलते हैं, नहीं तो रूटीन हो जाएगा। मतलब ये मकसद के साथ कोई लक्ष्य है, उसके अर्थ में जीना। हाँ जी, कहाँ? अच्छा, स्वयं के प्रति भी और संबंध के प्रति भी, ठीक। बढ़िया। और हुआ, हो रहा स्पष्ट? स्पष्ट हो रहा है? तो जैसे भैया ने कहा कि अभी हम जिंदा हैं, तो उन्होंने अपनी बात कही है, सबके लिए नहीं कहा है। आप सब अपना अपना जांच सकते हैं, जिंदा हैं कि जी रहे हैं, तब आपको निकलेगा किसको जिंदा रहना बोलते हैं, किसको जीना बोलते हैं। तो अगर इसको हम देखें कि स्वयं के प्रति विश्वास पूर्वक जीना, इसको अगर जीना बोलते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? भय के साथ अगर हम रहते हैं तो इसको जिंदा रहना बोलेंगे। इसलिए इसमें आहार निद्रा भय प्रजनन आ ही गया है। हाँ जी। और तो ये दोनों दो अलग चीजें हैं कि नहीं है? ये तो स्पष्ट हो रहा है कि दोनों दो अलग चीजें हैं। तो आप सभी जिंदा रहना चाहते हैं कि जीना चाहते हैं? जीना चाहते हैं। अभी जिंदा हैं कि जी रहे हैं? अब इसमें मत पूछिए, बोलवाइए मत। मतलब क्यों पोल खुलवा रहे हैं? पोल खुल रही है तो ठीक है, आपकी पोल हमको मत बताइए, अपने अंदर तो खुलेगी खुलेगी। तो अच्छी बातें निकल के आई हैं कि आहार निद्रा भय प्रजनन, ये एक्चुअली बोला गया है पशुओं चेतना के विषय। आहार, निद्रा, निद्रा यानी आराम विश्राम, भय और प्रजनन, ये बोला गया है पशु चेतना के विषय। आदमी भी इसको करेगा तो इसको किसी मकसद के अर्थ में है, ये अस्तित्व सहज व्यवस्था है। लेकिन अगर केवल इसी को अपना विषय मान लिया है, केवल इसी को, तो पशु चेतना में ही जी रहा है। अब सवाल यह है कि क्यों आहार निद्रा भय प्रजनन को पशु चेतना का विषय बताया है? इसलिए बताया है कि इन चारों में पशु नियंत्रित है। आप जांच के देखिए, आहार, निद्रा यानी आराम, भय और प्रजनन, इन चारों क्रियाओं में पशु नियंत्रित है। मतलब इन चारों क्रियाओं के कारण कोई धरती पे, पशुओं के कारण इन चारों क्रियाओं में कोई अव्यवस्था नहीं है। जैसे कल चर्चा किया था कि पशुओं का कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, सब निश्चित है। वो तभी खाएंगे, उतना ही खाएंगे, वही चीज खाएंगे और उसी तरह से खाएंगे। पशु का पेट भर गया, उसके बाद बढ़िया मिर्च मसाला मिला के कुछ दीजिए, मतलब उनका जो मिर्च मसाला होता है वो मुंह घुमा लेंगे। अच्छा, उनके मुंह घुमाते ही, जो लोग भी पशु गाय भैंस वगैरह कभी पाले होंगे, वो देखते हैं कि जैसे वो मुंह घुमाते हैं समझ जाते हैं नहीं खाएगा, इसका पेट भर गया, और फिर एक लंबे समय तक वो कुछ नहीं खाते। और उनका आहार भी निश्चित है। तो आहार में पशु निश्चित है यानी नियंत्रित है, और मानव ने धरती के साथ सारे अपराध आहार में ही कर डाले। आप देखिए ना, क्या खाना है आज तक पता नहीं, कब खाना है आज तक पता नहीं, कितना खाना है देखिए, वो तो स्वाद पे निर्भर करेगा।
भाई कितना खाना है, डिश क्या है वो बताओ, मेनू क्या है वो बताओ। सूखी रोटी खा ले आओगे तो अलग, सूखी रोटी उबली सब्जी लाओगे तो आहार अलग, बढ़िया तल भून के लाओगे तो फिर वो, तो कितना खाना है ये मानव को पता नहीं। कैसे खाना है, तो खड़े खड़े भी खा लेगा, बैठ के भी खा लेगा, लेटे लेटे भी खा लेगा। तो मानव का ये निश्चित नहीं हुआ। तो जो बात कर रहे हैं कि पशुओं में नियंत्रित हो चुका था, उसी तरह से निद्रा, निद्रा यानी विश्राम, आराम। तो जानवर को कितनी देर बैठना है उतनी ही देर बैठेगा, उसके बाद खड़ा हो जाएगा। गांव में गाय भैंस लोग पाल के रखते हैं, तो गाय भैंस एक समय में भोर में खड़ी हो जाते हैं और आवाज भी देते हैं कि भैया मेरा खाना तैयार करो। हाँ, दूध जिनका आता है वो दूध निकालने के समय आवाज करते हैं, किसान समझ जाता है दूध निकालने का टाइम हो गया। तो कुल मिला के निद्रा फिक्स है उनका, विश्राम कितना देर करना फिक्स है। आदमी का छोड़ो यार, आज संडे था जगा दिया, आज तो हमारा 10 बजे तक सोने का मन था। कोई काम नहीं है तो दिन भर सोएंगे, लेटे ही रहेंगे। तो निश्चित नहीं हुआ इसमें। भय के मामले में भी मानव में निश्चितता नहीं आई है, कितना भय उसको चाहिए। भय में ही निरंतरता खोजने लग जाता है। जैसे कभी किसी यहां पर 2 दिन का टॉक हुआ था, उसमें हमने बात किया था कि एक हिरन को एक शेर दौड़ा रहा है शिकार करने के लिए। तो शेर दौड़ा रहा, हिरन भाग रहा, हिरन भागता ही जा रहा, भागता ही जा रहा, भागता ही जा रहा है। तभी हिरन को कहीं छुपने का मौका मिल गया और शेर आगे निकल गया। अब हिरन क्या करेगा बताइए? साइड में हो गया, अब हिरन क्या करेगा? अरे अपना घास वास खाने लगेगा और क्या करेगा। कि नहीं दुबक कैसे छुपा बैठा रहेगा, फिर न शेर आ जाए। तो ऐसा नहीं करता वो, जितनी देर भय था उतनी ही देर था, उसके बाद घास खाने लगा। अब एक आदमी को दूसरा आदमी बंदूक लेके दौड़ा रहा है, तो पीछे बंदूक लेके दौड़ा रहा और आगे आदमी भाग रहा भाग रहा भाग रहा, तभी आदमी को छुपने का मौका मिल गया और बंदूक वाला दूसरी तरफ चला गया। अब ये आदमी क्या करेगा जो छुप गया? तब भी 3 दिन भूख नहीं लगेगी उसको। 3 दिन नींद नहीं आएगी उसको, उसी में पड़ा रहेगा। ऐसे ही प्रजनन, पशुओं में प्रजनन की एक निश्चित अवधि है, निश्चित समय है, निश्चित है, उसके कारण कोई अपराध नहीं है। मानव ने प्रजनन को जब अपना विषय बना लिया तो दुनिया में कितने सारे क्राइम, कम से कम अपने देश में हम सुनते हैं कि उसमें उसी में खुश होने का तरीका समझ लिया और इसमें बहुत सारे अपराध में चला गया। तो ये चारों को खुश होने का तरीका समझ लिया और इसके अपराध में चला गया। भय मानव के खुश होने के तरीके में शामिल है कि नहीं है? भय से मानव खुश होता है कि नहीं होता है? बताइए, होता है? एग्जाम्पल? हाँ जी। पैराग्लाइडिंग है, इसमें भय होता है कि नहीं होता है? अच्छा, उसके बाद हॉरर फिल्में हैं। हॉरर फिल्म अच्छी लगती है? देखिए अच्छी लगती है बच्चों को भी। तो हॉरर फिल्म क्या है? भय ही तो पैदा करती है। लेकिन हमको और कुछ नहीं मिला तो हम भय से ही खुश होने लगे। भय से ही खुश होने लगे। और उधर कह रहे हैं भय में संग्रह करते हैं। अरे कहां भय में खुश हो ना, क्या संग्रह करते हो? तो जहां मरने का संकट आता है। तो कुल मिला के जिंदा रहने का आशय यही है,
आहार निद्रा भय प्रजनन करते हुए अपनी जिंदगी को चलाते रहना और रूप पद धन बल में ही लगे रहना, रूप पद धन बल इन 4 चीजों में लगे रहना, ऐसी अपनी जिंदगी को चलाते रहना, इसी को बोलते हैं जिंदा रहना। और इसमें हम 4 चीजें 5 इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। मतलब शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और आंख है। तो आंख का संबंध रूप से है, शब्द का कान से है, स्पर्श का त्वचा से है, रस का जीभ से है, गंध का नाक से है। इन्हीं को अपने लिए खुशी होने के लिए उपयोग करके जीते रहना, अपने को खुश करने के लिए, खुशी होने के लिए इनका उपयोग करके जीते रहना, जिंदा रहना है। अब इसमें एक और ऐश्वर्य जुड़ता है रूप पद धन बल के अलावा, वो होती है बुद्धि। जब बुद्धि का उपयोग करते हैं तो उसको जीना बोलते हैं। बुद्धि का उपयोग करते हैं तब स्वयं में विश्वास समझ में आता है, बुद्धि का उपयोग करते हैं तब संबंध में विश्वास पकड़ में आता है, बुद्धि का उपयोग करते हैं तब मकसद पकड़ में आता है। अभी तो मकसद ही नहीं पता है। इस सभा में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को अपने धरती पे होने का, अपने मानव के रूप में होने का, अपने जिंदगी का कोई अंतिम मकसद पता है? बताइए, आपको अपना मकसद पता है? आप क्यों जी रहे हैं? पता है? अरे कुछ तो मकसद है, बिना मकसद के थोड़ी जी रहे हैं। कोई हर्ज नहीं, कम से कम इसमें उपलब्धि तो हो गया, सुविधाएं तो हो गई। आगे के समय हम इसमें लगाएं, बुद्धि के लिए लगाएं, समझ के लिए लगाएं, स्वयं में विश्वास पूर्वक जीने के लिए लगाएं। उसके लिए क्लास लगी है, सभा लगी है, और ऐसे बहुत जगह लग रहे हैं क्लास। ये पाठ्यक्रम में आ जाएगा, पाठ्यक्रम में आ जाएगा तो नर्सरी से ही बच्चों को शुरू हो जाएगा। जैसे हमने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम ले आए, नर्सरी से ही लगा दिए, पाठ्यक्रम में आ जाएगा, स्कूलों में माहौल बनेगा। तो मैं तो आशावादी हूं कि पिछले 1 लाख साल हमने ये मान लिया कि हम सुविधा के अर्थ में लगाए, कोई बात नहीं, आगे का समय हम ज्ञान के अर्थ में लगाएंगे, समझ के अर्थ में लगाएंगे। तो हमको ये लगता है आने वाले समय में समझदार और जिम्मेदार मनुष्यों का, मानवों की एक परंपरा धरती पर स्थापित होगी, ऐसी संभावना लगती है। इसी संभावना के साथ बढ़िया चाय पीते हैं। धन्यवाद।